नमस्कार, मैं हूं चुंखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। तस्करों को 10 साल का कठोर कारावास, सप्लायर दोषमुक्त, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने सुनाया फैसला। कांस्टेबल ने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाहिर की अनभिज्ञता, कोर्ट ने घोषित किया पक्षद्रोही। बरामदगी की कार्रवाई के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया कांस्टेबल। कमियां पूरी किए बगैर चालान के लिए कोर्ट में पेश की जा रही पत्रावली। एनडीपीएस एक्ट के मामले में जब्त की गई गाड़ी के असल दस्तावेज पेश नहीं कर पा रही पुलिस। लिखित में समझौता हुआ तो माने। तीनों मृतक महिलाओं के शवों का पोस्टमार्टम, 6-6 लाख रुपए मुआवजा और संविदा पर नौकरी की बनी सहमति। बीजेपी और आरएस के इशारे पर ड्रामा कर रहे कुछ लोग, बोले मंगेश चौधरी। जिले भर में आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। नशीली कफ सिरप की 200 शीशियों की तस्करी करते दबोचे गए 2 जनों को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी कैलाश व कालूराव को 10 वर्ष के कठोर कारावास, 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं सप्लायर को न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 30 जुलाई 2017 को हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी मोहम्मद अनवर के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त के दौरान टीबी रोड पर स्थित एसआरएम स्कूल के पास पहुंची तो 2 जने हाथ में प्लास्टिक के कट्टे लेकर जा रहे थे। संदेह होने पर जांच की तो प्लास्टिक के दोनों कट्टों में ऑनरेक्स कफ सिरप कोडीन फास्फेट की 100 शीशियां मिली। चेक करने पर इनमें एनडीपीएस घटक पाया गया। 200 शीशियों का वजन 24 किलो 400 ग्राम था। पुलिस ने मौके से कैलाश पुत्र किशनलाल नायक, कालूराव पुत्र दयाल सिंह, रायसिक निवासी वार्ड 26 सूर्यनगर टाउन को गिरफ्तार कर दिया। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के दौरान ये बात सामने आई कि नशीली सिरप की शीशियां कैलाश व कालूराम ने मनोज पुत्र पूर्णचंद नाई निवासी टाउन से खरीदी थी। इस मामले में मनोज कुमार को आरोपित किया गया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के बाद न्यायालय में मंगलवार को बहस हुई। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने कैलाश व कालूराम को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोष सिद्ध घोषित किया। मनोज कुमार को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने समाज में बढ़ते हुए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए दोषियों को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने कैलाश व कालूराव को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई। 2017 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा गश्त के दौरान एसआरएम स्कूल टिब्बी रोड पर 2 व्यक्ति जिनके हाथ में 2 अलग अलग प्लास्टिक के कट्टे थे, उनको संदेह होने पर जब चेक किया और उनका नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम कैलाश पुत्र कृष्णलाल निवासी वार्ड नंबर 26 सूर्यनगर हनुमानगढ़ टाउन और दूसरे ने अपना नाम कालूराव पुत्र दयाल सिंह निवासी वार्ड नंबर 26 सूर्यनगर हनुमानगढ़ टाउन होना बताया। दोनों के हाथ में लिए कट्टों को जब चेक किया तो उनमें ओनेरेक्स कफ सिरप कोडीन फास्फेट की 100 शीशियाँ भरी हुई थी। दूसरे कट्टे में भी 100 शीशियाँ भरी हुई थी। उनको जब चेक किया तो उनमें एनडीपीएस घटक पाया गया और सभी शीशियों का जब वजन किया गया तो 100 शीशियों का वजन 12 किलो 200 ग्राम हुआ। इसी प्रकार दूसरे कट्टे में जो 100 शीशियाँ थी उनका भी वजन 12 किलो 200 ग्राम हुआ। इसके पश्चात एनडीपीएस का अपराध 8/21/22 पाए जाने पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान चालान मान्य न्यायालय में पेश किया गया। उक्त शीशियाँ दोनों ही व्यक्तियों द्वारा कृष्णलाल, कैलाश इनके द्वारा मनोज कुमार पुत्र पूर्णचंद निवासी इंदिरा कॉलोनी से खरीद करना बताया। धारा 29 में मनोज कुमार को आरोपित किया गया। बाद विचारण मान्य न्यायालय में आज बहस हुई। सुनवाई के पश्चात कैलाश व कुलदीप राव को दोषी घोषित किया गया तथा मनोज कुमार को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया गया। सजा के बिंदु पर बहस सुनी गई। इसके पश्चात कैलाश
व कालू राव को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की भी सजा सुनाई। लड़ाकू विमान मिग 21 के क्रैश होकर गांव बहलोल नगर में एक घर पर गिरने से हुए हादसे में मृतक तीनों महिलाओं के शवों का मंगलवार को दूसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ। प्रशासन में पुलिस अधिकारियों के साथ हुई दूसरे दौर की वार्ता में लिखित समझौते के बाद परिजन व ग्रामीण तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने को राजी हुए। इसके बाद पुलिस ने पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मौचरी कक्ष में रखे तीनों शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिए। लिखित समझौता होने पर परिजन व ग्रामीणों का पीलीबंगा सीएससी में चल रहा धरना भी समाप्त हो गया। लिखित समझौते के अनुसार तीनों मृतक महिलाओं के परिवारों को केंद्र व राज्य सरकार से 6-6 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक-एक सदस्य को संविदा पर नौकरी व नया मकान बनाकर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए केंद्र और राज्य सरकार को अनुशंसा भिजवाए जाने पर भी सहमति बनी। परिजनों व ग्रामीणों के से हनुमानगढ़ के उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभि गर्ग और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने वार्ता की। इससे पहले सुबह से ही एसडीएम व एएसपी धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें मनाने का प्रयास करते रहे। सोमवार देर शाम को कलेक्टर रुक्मणी रियार और जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने भी वार्ता की। पंचायत समिति कार्यालय में आंदोलनकारियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में मृतक महिलाओं के परिजनों को राज्य और केंद्र सरकार से अलग अलग 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दिलाने, क्षतिग्रस्त घरों का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाने और पीड़ित परिवार के एक-एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का प्रस्ताव सरकार को भिजवाने पर सहमति बन गई। तब आंदोलनकारियों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। इसके बाद बात लिखित आश्वासन पर अड़ गई। ग्रामीण केवल मौखिक आश्वासन पर नहीं माने, ऐसे में वार्ता विफल हो गई। मंगलवार को दूसरे दौर की वार्ता में लिखित समझौता होने पर परिजन और ग्रामीण पोस्टमार्टम करवाने को तैयार हो गए और धरना उठा लिया। इस मौके पर गोपाल बिश्नोई, राजेंद्र पारिक, प्रहलाद कुमार, राजीव खिच्चड़, रघुवीर सिंह, जसविंदर सिंह, मनीराम हंसराज आदि मौजूद रहे। लिखित समझौते के अनुसार पीड़ित परिवारों के बच्चों को राजकीय विद्यालय में शिक्षा और राजकीय छात्रावास में रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मृतक परिवारों को अधिकतम मुआवजा राशि दिलवाई जाएगी। मृतक परिवार के एक योग्य व्यक्ति को संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों को मृतक परिवार के एक योग्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए अनुशंसा भिजवाई जाएगी। क्षतिग्रस्त मकानों, घरों का सर्वे करवाकर केंद्र व राज्य सरकार के प्रावधान अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि दिलवाई जाएगी। केंद्र व राज्य सरकार के नियमान अंतर्गत प्रभावित परिवारों को अधिकतम मुआवजा राशि दिलवाने और जिला स्तर से प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक सदस्य के परिवारों को 1-1 लाख रुपए और घायल सदस्य को 20,000 रुपए अंतरिम सहायता चेक के जरिए आज ही उपलब्ध करवाई जाएगी। शेष राशि जो अधिकतम हो, जो जांच के उपरांत उपलब्ध करवाई जाएगी। पीड़ित परिवारों को पात्र राज्य की योजनाओं में प्राथमिकता से लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। कल कलेक्टर साहब, श्रीमती रुक्मणी रियार मैडम, एसपी साहब और जो गांव के और सामाजिक संगठन के उनके साथ वार्ता हुई थी, उस वार्ता की परिणति आज हुई है। इसमें जो कल जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उन्हीं बिंदुओं पर आज वार्ता आगे बढ़ी थी और अब सहमति बन गई है सारी और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू। तो सहमति बनी है कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के 5 लाख रुपये, इसके अलावा केंद्र सरकार से जो अधिकतम राशि है वो राशि को दिलवाई जाएगी मिग 21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से। इसके अलावा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ, जो मकान टूटे हैं मकानों का सर्वे करवा कर उनका मुआवजा वो भी दिलवाया जाएगा। बच्चों के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी और जो योग्य होंगे इनके परिवार में उनको सुविधा या प्लेसमेंट की एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति की कार्रवाई जो है वो प्रारंभ की जाएगी। हिंदी माध्यम विद्यालय में अध्ययनरत बालक का आवेदन फार्म जमा नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए एक शख्स ने मंगलवार को गांव कोहला स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हंगामा कर दिया। उसने इसकी शिकायत कलेक्टर को करने की बात भी कही। लीलाधर ने बताया कि उसका बेटा ध्रुव हिंदी मीडियम विद्यालय में अध्ययनरत है। वह अपने बेटे का एडमिशन गांव कोहला के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में करवाने के लिए फार्म जमा करवाने आया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने यह कहकर फार्म जमा करवाने से मना कर दिया कि उसके बेटे ध्रुव की इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये कहते हुए फार्म फेंक कर वापस लौटा दिया। सिर्फ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़े बच्चों के ही एडमिशन के लिए आवेदन फार्म जमा किए जा रहे हैं। लीलाधर ने कहा कि वह अपने बेटे की इंग्लिश सही करने के लिए उसका एडमिशन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में करवाना चाहता है,
लेकिन जबकि स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि उसका बेटा हिंदी मीडियम विद्यालय में पढ़ा होने के कारण अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ नहीं सकता, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम यह है कि पहले आवेदन जमा किए जाते हैं, बाद में लॉटरी प्रक्रिया के जरिए बच्चों का एडमिशन होता है। लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा अगर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नहीं पढ़ सकता तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का क्या फायदा? वे इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे। में इतनी इंग्लिश आती होती कि वो यहाँ इनका जवाब दे पाएगा तो फिर मैं मेरे बच्चे को हटाने की जरूरत नहीं थी, मैं अपनी 4-5 हजार रुपए फीस वहां भर सकता हूँ। लेकिन ये चीज जो आप लोगों ने लागू करके है यहाँ, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन वो बाद में सामने आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जो अपने खुद के वो यहाँ संविधान लिख रखा है ना मैडम, वो नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा? बच्चों को तो मैं लगाऊंगा नहीं यहाँ इस हालत में। ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है और मैं अपने बेटे ध्रुव का ये फॉर्म, जो अभी एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उसका यहाँ फॉर्म जमा करवाने आया था इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करने के लिए। स्कूल ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि आपके बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है, और मेरा फॉर्म मुझे फेंक कर वापस दे दिया। और अब मैं अपने बच्चे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में इसलिए कराने आया था कि मेरे बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो, जबकि वो कहते हैं कि आपके हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं सकता। और ऐसा कोई, मेरे हिसाब से ऐसा कोई नियम नहीं है। अब मैं ये बात लेकर के प्रशासन के पास, जिला कलेक्टर के पास पहुंच जाऊंगा और इनके इस बात का मैं निष्कर्ष जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या रूल है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए गवर्नमेंट ने जब इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खोले हैं, तो जब फिर अगर वो हिंदी मीडियम वाला पढ़ ही नहीं सकता तो फिर इंग्लिश मीडियम का तात्पर्य क्या है, खोलने का अर्थ क्या है? मैं इस बात का विरोध करता हूँ और मैं इसका बारे में प्रशासन से भी गुहार लगाता हूँ कि यदि ये मेरी बात आप तक पहुँच रही है तो इसके अंदर आप अपना पक्ष रखें। और मेरे जैसे जो और भी बहुत सारे लोग जो यहाँ से निराश होकर के लौटे हैं, उनके लिए आशा की एक किरण जगाएं। उधर प्रिंसिपल विराट तनेजा ने कहा कि पिछले साल डायरेक्टर की ओर से निर्देश दिए गए थे कि कक्षा 9 में प्रवेश के लिए बच्चों की इंग्लिश की प्रवीणता की जांच कर ही प्रवेश दिया जाए। उन्हीं निर्देशों की पालना की जा रही है। फॉर्म जमा नहीं करने के आरोप गलत हैं। पेरेंट्स तो ये कह रहे हैं कि हम इनके बैकग्राउंड जो है हिंदी मीडियम का है बच्चों का, और उनका कहना है कि हम इंटरव्यूज ले रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा डायरेक्टर सर का बिफोर लास्ट ईयर ऑर्डर आया था कि जब आप 9th क्लास के लिए एडमिशन करें तो शॉर्ट इंटरव्यू कंडक्ट करें, बच्चे की इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाए, फिर एडमिशन दिया जाए। ये डायरेक्टर सर के ऑर्डर्स की जो पालना है उसे करते हुए हम ये सब कर रहे हैं। उनका आरोप था कि आपने उनके फॉर्म नहीं लिए। नहीं, ऐसा नहीं, फॉर्म नहीं लिए वाली बात नहीं है। हमने उन्हें कहा था बच्चे को एक बार साथ लें, वो बच्चे को लेके नहीं आए थे कि बच्चे को एक साथ लें ताकि हम उनसे थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर लें और बच्चे का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी देख लें, बच्चा मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम चाह रहे हैं कि बच्चा जो है अच्छे कॉन्फिडेंस वाला हो, इंग्लिश को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने वाला हो, ऐसा बच्चा आए हमारे पास। और अगर वो नहीं भी कर पा रहा है तो पेरेंट्स जो हैं तो वो कम से कम इस बात का कमिटमेंट दे के जाते हैं हमें कि हम मैनेज करेंगे। आप कन्विंस करते हैं? अब बच्चा अगर बिल्कुल देखिए, जो बच्चा 8 साल हिंदी मीडियम में लगा के आ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल से आ रहा है, वो बच्चा एकदम 9th क्लास में जो एडमिशन चाहता है, तो हमारे सामने अभी प्रीवियस क्लास का भी रिजल्ट है। अभी 9th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल में जो बच्चे फेल हुए हैं सिर्फ हिंदी मीडियम वाले फेल हुए। रीज़न ये था कि आंसर शीट बिल्कुल ब्लैंक पड़ी है, बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। रीज़न मीडियम ऑफ इंग्लिश है इसका। किसान सभा के मंगे चौधरी का कहना है कि ब्राह्मण समाज के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम मुकदमों से डरने वाले नहीं। जनता के सवालों को लेकर पहले जिस प्रकार लड़ते थे उसी प्रकार आगे लड़ते रहेंगे। अगर चिकित्सक मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो पूरे जिले के माकपा कार्यकर्ता और किसान संगठन, जागरूक नागरिक, सर्व समाज के नागरिक हमारे साथ हैं। जिले भर में आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में मंगे चौधरी ने बताया कि नोहर तहसील के गांव ललाना निवासी दलित समाज की एक महिला की रविवार शाम को मौत हो गई। महिला के शव के पोस्टमार्टम को लेकर चिकित्सक से संपर्क किया तो उन्होंने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। इसके खिलाफ माकपा कार्यकर्ता व परिजन एकत्रित हुए और मांग की गई कि बदतमीजी करने वाले, पोस्टमार्टम से मना करने वाला चिकित्सक माफी मांगे। परसों शाम को नौर में एक घटना हुई थी कि एक लानिया गांव की एक दलित महिला एक्सपायर हो गई थी। उसके पोस्टमार्टम को लेकर के हमने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने सनसाइड बोलते हुए पोस्टमार्टम को मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने उनके परिवार से पन्नी, जार वगैरह बहुत सारी चीज़ों की मांग की और वो चीज़ें मंगवा करके पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया। उसके खिलाफ सुबह उनके परिजन और हमारे माकपा के कार्यकर्ता हम सब लोग इकट्ठे हुए और हमने ये मांग की थी कि भी जिस डॉक्टर ने लोगों के साथ बदतमीजी की है, पोस्टमार्टम के लिए मना किया है,
कृपया करके वो डॉक्टर आए और उनके परिजनों से माफ़ी मांगे, बात को ख़त्म करें। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स की टीम ने सुबह ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया। इस बात को लेकर के बाद तनाव पैदा हो गया। हमने पोस्टमार्टम रोकने का प्रयास किया, डॉक्टरों ने ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। उसके बाद पूरे क्षेत्र के नागरिक और तमाम किसान संगठन और सब लोग इकट्ठे हुए, हमने कहा कि डॉक्टर्स के खिलाफ जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने सुबह ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारा पूरे दिन कल आंदोलन चला और आंदोलन शाम को हमारी वार्ता होगी, बात खत्म होगी। लेकिन इसी बीच डॉक्टर के समर्थन में ब्राह्मण महासभा ने आंदोलन कर दिया, डॉक्टर्स की टीम ने आंदोलन कर दिया और ब्राह्मण महासभा आरोप लगा रही है कि हमारे समाज का डॉक्टर है तो आपने कैसे कह दिया। हमारा किसी भी समाज से कोई दुविधा नहीं। जो भी डॉक्टर या जो भी सरकारी कर्मचारी जनता के हितों की अनदेखी करेगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना हमारा हक है। आज नौर के तमाम डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखी है। ब्राह्मण समाज कह रहा है कि हमारे डॉक्टर के साथ बदतमीजी करें। मैं आपके लाव के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने हमारे पिछले 3 दिनों की वीडियो, हमारे तमाम फुटेज चेक कर लीजिए, हमने किसी भी समाज के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। और जो लोग ये सब ड्रामा कर रहे हैं वो सब बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं। उन लोगों का हमेशा आंदोलनों को बदनाम करने का काम रहा है। वो तमाम लोग हैं जिनके घर में अगर मैं दिल्ली घी पुआ क्या हूँ तो वो कहेंगे कि हमारे घर में मोनोसिल पहुँचा रहा है। ऐसे लोगों का विरोध करने का काम है। हम मुकदमों से डरते नहीं, हम जनता के सवालों को लेकर के पहले जिस प्रकार से लड़ते थे वैसे ही आगे लड़ते रहेंगे। और डॉक्टर्स अगर मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो पूरे जिले की मांग पाक और पूरे जिले के तमाम किसान संगठन, जागरूक लोग, सर्व समाज के लोग, सब लोग हमारे साथ हैं। सबके फ़ोन आ रहे, सभी जातियों के लोग हैं। ब्राह्मण समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो इस पूरे प्रकरण को समझते हैं। मेरा खुला चैलेंज है, जो नेता इस बात की राजनीति कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के नाम पर, मेरा अगर एक वीडियो ब्राह्मण शब्द का कोई दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने ग्रामीणों से विधानसभा चुनाव में विकास का साथ देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विकास केवल मैं ही करवा सकता हूं, यह मैं नहीं कहता। अगर आपको लगता है कोई दूसरा व्यक्ति विकास करवा सकता है तो आप उसे चुनो, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने जनसंपर्क अभियान के तहत मंगलवार को गांव रामसरा नारायण में संबोधित सभा को करते हुए ये बात कही। सभापति बंसल ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2.5 साल में हनुमानगढ़ शहर का कितना विकास हुआ है यह क्षेत्र के लोगों को पता है। उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय का फर्क किए बिना पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सभी वार्डों का विकास करवाया है। बंसल ने कहा कि पहले जितने भी लोग चेयरमैन बने वह एक ही ढर्रे पर चलते रहे, किसी ने शहर के विकास करने की दिशा में नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने पार्षदों के सहयोग और आम जनता से सुझाव लेकर विकास यात्रा शुरू की जो निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि टाउन में रावसे रोड पर 18 बीघा भूमि का पार्क का निर्माण करवाया गया, फतेहगढ़ मोड़ को खुला कराकर सड़क को पक्का करवाया, समूचा शहर जगमग कर रहा है। सतीपुरा, मकासर गांव तक और बाईपास तक का इलाका लाइटों से रोशन है। रामसरा के ग्रामीण जब शहर की तरफ से आते हैं तो रास्ते में हड्डा रोड़ी की बदबू के कारण बुरा हाल था। उन्होंने और सरपंच ने प्रशासन के सहयोग से समाधान करवाया। गांव में स्टेडियम के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए मंजूर करवाए। चला गया मात्र 2.5 साल की अवधि हनुमानगढ़ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਰਕ 18 ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੋਡ ਖੁੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਨਿਰਦਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ सतीपुरे तक रोड़ाल तक लातियां, मक्कासर पिंड तक लातियां, पूरा बाईपास जगमग करता, सारा शहर जगमग करता। साढ़े उस तो पहले टाउन जंक्शन रोड से भी लाइट है नहीं सी पूरी। थोड़ा फतेहगढ़ रोड मोड़ जो है खुला करता, पहले एक ट्रैक्टर टप्पन लगे मुश्किल होती सी, हम तुम 4 ट्रैक्टर इकट्ठे टपा लो, इतनी सड़क खुली करती है। थोड़े मेन रामसरा पिंड के वास्ते थोड़ा राह भी शहर जाते थे, थोड़ा पशुओं की बदबू, मरे हुए पशुओं की बदबू सहन करनी पैंती सी नाथां खेड़ी दे विच। मैं ते थोड़े सरपंच साहब हरदीप सिंह जी ने मिलके वो समस्या हल की।
हड्डा रोड़ी उत्थों उठवाई। प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा। 25 लाख रुपया थोड़े पिंड वास्ते स्टेडियम वास्ते मंजूर करा के दिता, जो भी स्टेडियम सरपंच साहब साढ़े पूरे सहयोगी है। थोड़े असी थोड़े को मांग करा कि तुसी भी साढ़े सहयोगी बनो ते अगले चुनाव दे भी तुसी विकास का साथ दिओ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾਪਤੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ ਰਾਮਸਰਾ ਨਰਾਇਣ ਵਿਖੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ MLA ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। हमारे गांव में श्रीमान गणेश राज जी बंसल जो चेयरमैन हैं मौके के, वो पधारे हैं। पूरे गांव ने जोर शोर से स्वागत किया है। तो सभापति विधायक की शीट लेने का पूरा मनोबल है। तो जैसे पूरा गांव आगे पीछे जितने भी गांव हैं आगे क्या करेंगे उसको देखते नहीं, जो किया हुआ है उन उपलब्धियों के अनुसार हर किसी के मन में यही है कि अब की बार गणेश राज बंसल ही विधायक हों। हम एक अच्छा आदमी चाहते हैं जो निष्पक्ष होकर निष्पक्ष भावना से विकास और डेवलपमेंट का काम करे। बीएसएफ से रिटायर्ड ऑफिसर के सूरे मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार चोर व चोरीशुदा सामान खरीदने वाले शख्स को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। इससे पहले पीसी रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 हाथ घड़ी के अलावा 2000 रुपए की बरामदगी की। जेवरातों की बरामदगी करने में पुलिस असफल रही। जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण लाल ने बताया कि सेक्टर 12 के एक घर में 27 अप्रैल की रात्रि को चोरी की वारदात हुई थी। इस मामले में पूर्व में मोहित उर्फ सेठी निवासी भट्टा कलोनी को गिरफ्तार किया गया था। उसका कोर्ट से पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। पीसी रिमांड के दौरान ही मोहित उर्फ सेठी पुलिस थाना से भाग गया था, लेकिन उसे उसी दिन दस्तयाब कर लिया गया। मोहित की निशानदेही पर एक घड़ी व 2000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। मोहित से पूछताछ में बताया कि उसने चोरी का कुछ सामान भूपराम को बेच दिया। भूपराम भाट को दस्तयाब कर पूछताछ की तो उसने एक घड़ी मोहित उर्फ सेठी से लेने की बात कही। इस प्रकार दोनों से 2 घड़ी और 2000 रुपए की बरामदगी हो सकी। जेवरातों के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस कारण जेवरातों की बरामदगी नहीं हो सकी। मंगलवार को पीसी रिमांड समाप्त होने पर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को 23 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। जांच अधिकारी के अनुसार पुलिस अभिरक्षा से भागने के संबंध में आईपीसी की धारा 224 के तहत दर्ज मुकदमे में अब मोहित को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जाएगा। 27 तारीख को चोरी हुई थी रात में। उसमें पहले मोहित उर्फ सेठी भट्टा कॉलोनी को गिरफ्तार किया था, जिसका पीसी रिमांड लिया गया श्रीमान सीजन साहब से द्वारा। पीसी रिमांड द्वारा दौरान तफ्तीश ये अभिरक्षा से थाने से भाग भी गया था। उसको उसी दिन दस्तयाब कर लिया गया था। उसके फिर इतला के अनुसार एक घड़ी और 2000 रुपये बरामद किए गए। फिर बताया कुछ सामान भूपराम भाट को बेचना बताया गया। उसको दस्तयाब कर पूछताछ की तो उसने तो एक घड़ी ही यानी बताई, जिसमें 2 घड़ी और 2000 रुपये ही बरामद हुए हैं। सोने के बारे में काफ़ी पूछताछ करी, परंतु एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई बरामदगी नहीं हो सकी। आज श्रीमान सीजी साहब के पेश किया गया बाद पीसी रिमांड समाप्त होने पर, जिन्होंने 23/5 तक अभिरक्षा में भेजा गया, जिसको जेसी करवाया जाएगा। और भी वक्त है एक ब्रेक का। गांव डबली राठान से नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों ने सदर पुलिस थाना प्रभारी पर भी कई आरोप लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले सप्ताह गांव डबली राठान में दिन दहाड़े नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था। पुलिस ने नाबालिग लड़की को अजमेर से दस्तयाब कर लिया। आप सभी के सामने है, हमारे 4-5 दिन पहले एक बच्ची का जो है अपहरण करके ये लेके गए थे। आज अभी 2-3 दिन से ये विषय चल ही रहा है। आज इस विषय में हम एसपी साहब से मिलने आए हैं। सर्व समाज जो है वो ये चाहता है कि इस मामले को बिल्कुल सीरियस तरीके से निपटा जाए। इसको ऐसे चलता हूँ जैसे पुलिस ज़्यादातर करती है उस तरह इस मामले को नहीं लिया जाए, क्योंकि एक बड़ा षड्यंत्र जो है ये लोग कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो गांव के एक बोर्ड का मामला जो है वो अभी सामने आ रहा है, तो उसमें सर्व जो धर्म के वहाँ लगी हुई है, तो उसमें अभी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब अगर उससे छेड़छाड़ होती है तो फिर सांप्रदायिक माहौल जो है वो बिगड़ने की जो सारी जिम्मेदारी है वो दूसरे पक्ष की होगी। हम आज यही कहने आए हैं, हमें कहीं अब आराम से गांव में कोई हमें नफरत नहीं फैलानी, सांप्रदायिकता नहीं फैलानी, लेकिन यदि वो करेंगे तो फिर भुगतेंगे भी। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਜੇ ਤੱਤ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਬਲੀ ਰਠਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਬਲੀ ਰਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਬਲੀ ਰਠਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। लेकिन आप कहने किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। प्रशासन अगे यही प्रार्थना करना आए असी, सारे कौमां दे खड़े है, सारे बजरंग दल वाले खड़े है। मैं यही गल कहना, कोई लड़ाई झगड़े की भावना ना करे, शांतिपूर्वक मसला हल होवे। एसपी साहब ने कहा जी, एसपी साहब कहते भी किसी तरह का कोई किसी तरह का नहीं होता लड़ाई झगड़ा, तुहानू तुसी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ना वो बोर्ड पट्टे ना कोई हलावे। 2019 में की गई एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई में शामिल रहा गोलूवाला पुलिस थाना के कांस्टेबल भागचंद को एनडीपीएस कोर्ट ने पक्षद्रोही घोषित करते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया। मंगलवार को कोर्ट में हुए बयान के दौरान कांस्टेबल ने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। वह बरामदगी की कार्रवाई के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादिश ने बताया कि गोलूवाला थाना पुलिस ने 2019 में 1650 नशीली टैबलेट बरामद की थी। इस बरामदगी की कार्रवाई में कांस्टेबल भागचंद भी शामिल था। हाँ, ये पुलिस थाना गोलूवाला का प्रकरण था 246/2019 मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एनडीपीएस में 1650 टैबलेट पकड़ी थी और उक्त बरामदगी कार्रवाई में भागचंद कांस्टेबल भी शामिल था, जिसके आज बयान कोर्ट में हुए थे, जिसमें मुख्य परीक्षा में वह की गई बरामदगी की कार्रवाई के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया और बहुत से महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनके बारे में उसने अनभिज्ञता जाहिर की, जिस पर उसे पक्षद्रोही घोषित किया जाकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। हाँ, गंभीर मामला है। एक तरफ पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ में नशा मुक्त करने के लिए प्रयासरत है और प्रकरण भी बहुत दर्ज हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा इस तरह से बयान दिए जाते हैं या पक्षद्रोही घोषित होता है तो निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है। पुलिस अधीक्षक महोदय को इसके संबंध में प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शीघ्र कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। उनका फर्द बरामदगी की कार्रवाई के साथ साथ अनुसंधान में भी उक्त
कांस्टेबल शामिल था। तो इनकी काफ़ी फर्दें थी जिनके विषय में इन्होंने याद नहीं होना का कथन किया था, जिस पर इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। नहीं, आरोपियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बयान दिए हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस का ऐसा कृत्य कभी सामने नहीं आया। लेकिन फिर भी प्रभावी पैरवी करते हुए बयान पुलिस को अपने समर्पित भाव से और सही देने चाहिए, क्योंकि नशे जिस प्रकार से हनुमानगढ़ में युवा पीढ़ी जो नशे की गिरफ्त में आ रही है और पुलिस अपना बहुत अच्छा प्रयास करके उसे रोकने का पूरा प्रयास भी कर रही है, तो उन्हीं के द्वारा जिला कोर्ट है एनडीपीएस कोर्ट, उसमें बयान सही तरीके से दिए जाने चाहिए। नोहर के राजकीय चिकित्सालय में युवती के पोस्टमार्टम के दौरान उत्पन्न हुआ विवाद निपटने का नाम नहीं ले रहा है। अब डॉक्टरों द्वारा सामूहिक हड़ताल के कारण मामला और बिगड़ गया है। इससे जहां मरीजों को परेशानी हो रही है, वहीं प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण समाज और दूसरा पक्ष भी अपनी मांगों के साथ आंदोलन की बात कर रहा है। मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले सेवारत और निजी चिकित्सक सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले गए। चिकित्सकों ने यहां अस्पताल परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस वार्ता के थ्रू और पत्रकार महोदयों के थ्रू ये सूचना देना चाहते हैं कि अभी स्थानीय प्रशासन आए थे और उनसे बातचीत हुई, तो उनके बातचीत करने के ढंग से तो यूं लग रहा था कि जैसे पुलिस के संरक्षण में ही कोई गुंडागर्दी हो रही है। हमारी सर एक सिंगल डिमांड है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के तहत उन पे मुकदमा दर्ज हो और जो एफआईआर की सॉफ्ट कॉपी है हमें मिल जाए। हम राजकार्य में जो बाधा डाली है उसका जो धाराएं हैं वो लगा के केस दर्ज करें और मुकदमे की जो सॉफ्ट कॉपी हमें मिलेगी हम अपना कार्य बहिष्कार खत्म कर देंगे। इसके अलावा हमारी कोई मांग ही नहीं है सर। अभी तो कोई सकारात्मक रुख लग नहीं रहा। का स्थानीय प्रशासन एवं जो दोषी हैं उनको संरक्षण देने जैसा प्रतीत हो रहा था सर उनकी बातों से। तो पिछले साल दिसंबर माह में की गई 76 किलोग्राम पोस्त बरामदगी की कार्रवाई में अनुसंधान अधिकारी गोलूवाला पुलिस थाना प्रभारी की ओर से की जा रही चालान पेश करने की जल्दबाजी ने उन्हें संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अनुसंधान अधिकारी की ओर से कमियां पूरी किए बगैर चालान के लिए कोर्ट में पत्रावली पेश की जा रही है, लेकिन कमियां होने के कारण वह फाइल बार बार अनुसंधान अधिकारी को लौटाई जा रही है। विशिष्ट लोक अभियोजक दाधीच ने बताया कि 26 दिसंबर 2022 को गोलूवाला पुलिस थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर गोलूवाला थाना क्षेत्र में सूरतगढ़ रोड पर स्थित गुरुसर मोडिया मोड़ पर गोलूवाला थाना की पुलिस टीम के साथ नाका लगाए। नाकाबंदी के दौरान टीम ने आगे पीछे चल रही 2 कारें रुकवाई। इनमें आगे चल रही पंजाब नंबर की कार पीछे आ रही हरियाणा नंबर की कार को एस्कॉर्ट कर रही थी। तलाशी के दौरान हरियाणा नंबर की कार से 76 किलोग्राम पोस्त बरामद हुआ। तीनसौ 81/2022 पुलिस थाना गोलूवाला की एनडीपीएस की पत्रावली चालान पेश करने हेतु मेरे समक्ष 3-4 बार पेश हुई थी, परंतु उनमें कमियां होने के कारण कमियों को दुरुस्त कर पुनः चालान पेश करने के लिए मेरे द्वारा बार बार भिजवाई गई, परंतु इसके बावजूद कमी पूर्ति नहीं की गई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा भी उक्त पत्रावली को थानाधिकारी गोलूवाला को प्रेषित किया गया था। अभी उस पत्रावली में कमियों की पूर्ति की जाकर चालान आगामी तारीख को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस वो फाइल जब पढ़ी गई तो उसमें जैसे धारा 52A की सत्यापन की कार्रवाई होती है, एफएसएल रिपोर्ट है, समस्त रोजनामचे है, उसके अतिरिक्त जो गाड़ियां पकड़ी हैं उनके दस्तावेज है, इस तरीके की कमियां रहती हैं जो पुलिस द्वारा पूर्ति की जाती है। उसमें एफएसएल रिपोर्ट और धारा 52A ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो गए थे और जो गाड़ी पकड़ी गई थी उसमें एक हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, उसके असल दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं किए गए हैं, जिसके संबंध में फाइनेंस कंपनी द्वारा भी सुपुर्दी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया, परंतु असल दस्तावेज नहीं होने के कारण जो उसका रजिस्टर्ड मालिक है उसको कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उसकी सुनवाई के पश्चात ही इसमें तय हो पाएगा।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।